तो शुभ समाचार में सबसे पहले शुभ संकेत की बात करेंगे हम। राम के धाम की बात होगी। राम की नगरी संवर रही है, अयोध्या नए संस्कारों में ढल रही है। मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में महज अब 41 दिन शेष रह गए हैं, लिहाजा तैयारियां अंतिम चरण में हैं। राम मंदिर को भव्य और दिव्य तस्वीरें जहां से निकलकर आ रही हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ अयोध्या का नया रूप भी अब आकार लेने लगा है। आपके सामने देख लीजिए 6 तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें जो है अयोध्या में त्रेता के शंखनाद की गवाही लगातार देती हुई नजर आ रही हैं। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तमाम तेज हो रही हैं, हनुमान पताका की मांग भी बढ़ गई है। ये नहीं, आपको बता दें मंदिर में प्रसाद की नई व्यवस्था भी बन रही है। अयोध्या को सोलर सिटी बनाने का काम भी जोरों शोरों से चल रहा है। रामकथा म्यूजियम से लेकर यहां बन रहे भव्य एयरपोर्ट तक हर रूप में अयोध्या नए युग में प्रवेश करती नजर आ रही है। अवधपुरी सज रही है क्योंकि प्रभु श्री राम आने वाले हैं। बाल रूप में रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजने वाले हैं। यही वजह है कि अयोध्या को नया रूप दिया जा रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मंदिर निर्माण समिति हर कार्यक्रम को इस तरह से तैयार कर रहा है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हालांकि भक्तों को भी अगले दिन यानी 23 जनवरी से रामलला के दर्शन मंदिर में मिलने शुरू हो जाएंगे। भक्तों की भीड़ को देखते हुए अयोध्या के बाजार भी सजने लगे हैं। अयोध्या में इन दिनों धर्म ध्वजा की डिमांड बढ़ गई है। इसमें भी सबसे ज्यादा हनुमान जी के चित्र वाली ध्वजा खासी डिमांड में है। राम मंदिर के बनने से पहले लोगों की यात्रा अयोध्या में हनुमान गढ़ी तक होती रही है। अब राम मंदिर तक आने की तैयारी में लोग हैं। यही वजह है कि ध्वजा की मांग बढ़ रही है। अयोध्या से इसलिए ले जाते हैं कि अयोध्या राजा रामचंद्र जी की नगरी में आए हैं दर्शन करने के लिए, तो यहाँ से कोई निशानी जरूर ले चलें कि जो अपने घर पर लगा दिया जाए। और घर पर लगाने से ये होता है कि अगर 4 आदमी अगर मुहारे के हैं या मोहल्ले के हैं या गांव के हैं या कस्बे के हैं तो वो देखते हैं तो पूछते हैं कहाँ से आपने लेकर आए, तो ये यही बता रहे हैं कि हम अयोध्या से लेकर आए थे। सिर्फ धर्म ध्वजा ही नहीं बल्कि राम मंदिर का मॉडल भी जब से सामने आया है तब से सुर्खियों में है। राम मंदिर के मॉडल को लेकर भी लोगों में खासा क्रेज है। यही वजह है कि बाजार में हर साइज के राम मंदिर मॉडल उपलब्ध हैं, जिसे लोग अपने साथ ले जाना चाहते हैं, अपने घरों में रखना चाहते हैं। अयोध्या का राम मंदिर है। बहुत लोग जैसे दूर से आते हैं, बार बार नहीं आ पाते हैं, तो एक बार राम मंदिर ले जाएंगे, उसका दर्शन रोज करेंगे, रोज उसकी पूजा करेंगे, इसलिए ले जाते हैं यहाँ पे राम मंदिर। राम मंदिर के निर्माण के साथ ही अयोध्या का कायाकल्प होना है। एयरपोर्ट भी इस महीने के अंत तक चालू होने की बात कही जा रही है। ऐसे में नई अयोध्या में राम भक्तों के लिए सौगातों का पिटारा खुलने का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। जैसे बनवीर सिंह, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए आपको बताते हैं कौन कौन से ऐसे निर्माण हैं जो अयोध्या को भव्य और दिव्य रूप दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सिर्फ 41 दिन रह गए हैं, लिहाजा हर स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। अयोध्या में मंदिर तक पहुंचने के लिए और रामलला के स्वागत के लिए धर्म पथ बनाया जा रहा है, जो कि काफी दिव्य होने जा रहा है। बिल्कुल 500 वर्षों से ज्यादा का इंतजार हुआ है दीपिका, और देखिए अयोध्या में बन रहे इस धर्म पथ पर 40 सूर्य स्तंभ बनाए जा रहे हैं, जिनसे जो है अयोध्या नगरी का अलग स्वरूप ही आपको नजर आएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें धर्म पथ पर रामायण के प्रसंग वाले बोर्ड भी लगाएंगे, जिस पर भगवान राम के जीवन से जुड़ी तमाम कथाओं का उल्लेख किया जाएगा। इतना ही नहीं, विदेशी कलाकारों की बनाई गई कलाकृतियां भी धर्म पथ की शोभा बढ़ाएंगी। इसके लिए विदेशों से कलाकारों की फौज अयोध्या में मौजूद है। अयोध्या में 108 चित्रों के माध्यम से श्री राम के जीवन से जुड़े प्रसंग भी दिखाने की तैयारी है। इन चित्रों को देश विदेश से आकर कलाकार बनाएंगे।
इनको एक तरीके से देखा जा सकता है कि देखा कि पूरी की पूरी कहानी आपको वर्णन करती है। यही नहीं, अयोध्या में सरयू के घाटों को भी तमाम तरीके की कलाकृतियों से सजाया जाएगा। कुछ कलाकृतियां जो है देश के जाने माने कलाकार बनाएंगे और कुछ जो है विदेशी के कलाकार जो है वहां पर आएंगे और वहां पर उसको सृजित करेंगे। देखिए, राम मंदिर में राम लला के विराजने की तारीख जो है 22 जनवरी तय हो चुकी है। इस मौके पर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी खुद मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ मौजूद रहेंगे राम मंदिर आंदोलन में शहीद होने वाले परिवार। जी हां, जिन्हें ट्रस्ट की तरफ से कार्यक्रम में अब शामिल होने का न्योता दे दिया गया है। जाहिर सी बात है, इन परिवारों के लिए यह बहुत भावनात्मक पल होगा। इस बार के कार्यक्रम की एक और खासियत होगी, वो ये कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शहीदों के परिवारों को भी न्योता दिया गया है, जिन्होंने अपना बलिदान राम मंदिर आंदोलन के दौरान दिया। अपना बलिदान देने वाले परिवारों में किसी ने अपने पति को खोया, किसी ने अपने पिता को। आज मंदिर बन जाने की वजह से इन परिवारों को लगता है कि उनके बलिदान को नया मुकाम हासिल हुआ है। ट्रस्ट की तरफ से मिले न्योते से ये परिवार उत्साहित हैं। परिवार वालों को लगता है कि राम मंदिर के लिए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मिले न्योते ने उनके परिवार की शहादत को नया सम्मान दे दिया। जहां मंदिर में पूजा कर प्रभु का आशीर्वाद पाकर अपने गम को हल्का कर सकेंगे। हम वहाँ गए थे, तब जब पूजा हो लागे तो फिर उसके बाद में हमें बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। लेकिन जब पूरा हमने वहाँ देखा तो मेरी आंखों में आंसू भर गए। हम कह देखो हमारे लिए इतना आदमी मेरे बलिदान दिया है और हमें बहुत खुशी है। राम मंदिर के लिए हुए आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले कई लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे उस दौरान काफी छोटे हुआ करते थे, जो मंदिर आंदोलन और उसके पीछे के बलिदानों को समझने की हालत में नहीं थे। आज जब मंदिर बन रहा है तो उन्हें ये सारी चीजें समझ आने लगी हैं। आंदोलन चला तो उस समय हम बहुत छोटे थे, तो हमारे पिताजी राम जन्मभूमि का संघर्ष करते रहे, तो उनका बलिदान हो गया। फिर सूचना आई, खबर मिली, लगा कि हम लोग संघर्ष करते रहे, लेकिन अब लग रहा है कि हमारे पिताजी का बलिदान सफल हो गया। राम मंदिर बन रहा है, हम पूरे परिवार से बहुत खुश हैं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में इन शहीदों के परिवारों को दिए न्योते का अर्थ साधु संत भी बाखूबी समझते और समझाते हैं। राम मंदिर के लिए दिए गए इस बलिदान को वो त्रेता युग में प्रभु राम से जुड़े कार्य में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले जटायु के सेनानी के तौर पर मानते हैं। प्रधानमंत्री जी की बात केवल आपको बतलाता हूँ। प्रधानमंत्री जी जब पधारेंगे तब जाकर के पहले जटायु के सामने पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, क्योंकि ये जटायु महाराज उन सभी बलिदानी महान वीरों के प्रतीक है, प्रतिनिधि है, जिन्होंने भगवान श्री राम जी की सेवा में अपने प्राणों को अर्पण किया है। ये सच है कि राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में कई कार सेवकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जिस मकसद से उन्होंने अपना बलिदान दिया, आज उसके गवाह उनके परिवार वाले बन रहे हैं। ट्रस्ट उसी सम्मान के साथ उन कार सेवकों को उनकी भूमिका के लिए याद कर रहा है। अयोध्या से बनवीर सिंह, गुड न्यूज टुडे। और राम की नगरी अयोध्या के बाद महाकाल की नगरी उज्जैन का रुख करते हैं, जहां महाकाल के एक भक्त ने मंदिर में चांदी का मुकुट चढ़ाया है। महाकाल के मस्तक पर शोभित इस मुकुट में चंद्रमा भी विराजमान है। इससे पहले सुबह के वक्त प्रतिदिन की तरह मंदिर में बाबा महाकाल का भव्य अभिषेक किया गया। भगवान महाकाल से राज्य समेत देश भर में खुशहाली की कामना की गई। सबसे पहले महाकाल का पंचामृत से स्नान करवाया गया, फिर दूध से अभिषेक किया गया। श्रृंगार के बाद भगवान की भव्य आरती हुई। भस्म आरती का नजारा बेहद मनमोहक दिखा। बड़ी संख्या में भक्त आरती के दौरान मंदिर परिसर में मौजूद रहे।
बात कुछ और खबरों की हो जाती है कि अब चर्चा होगी समंदर में भारत के दमखम की। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर नौसेना सप्ताह मनाया जा रहा है और इस दौरान नौसेना के जवान जो है बैंड की धुन पर परेड करते हुए नजर आए। नौसेना परेड और नौसेना की आसमानी ताकत का प्रदर्शन भी हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया के किनारे नौसेना की धुन पर सिर्फ सफेद वर्दी में ये जवान ही परेड नहीं कर रहे, बल्कि इनके साथ कदमताल कर रही हैं समंदर की लहरें। इन जवानों की टुकड़ी के दमखम की गवाही दे रहा है मुंबई का ये आसमां, जिस पर दस्तखत लिख रही है इंडियन नेवी अपने शौर्य और पराक्रम से। दरअसल हर साल की तरह इस साल भी गेटवे ऑफ इंडिया पर नेवी वीक मनाया जा रहा है। सबसे पहले पारंपरिक परेड की गई और फिर भारतीय नौसेना के सबसे घातक और निर्भर हेलीकॉप्टर ने पहले समुद्र में रेस्क्यू करने का डेमो दिया। इस साल का नौसेना दिवस हर भारतीय के लिए बेहद खास था, क्योंकि इस साल नौसेना दिवस उस धरती पे मनाया गया जहां पर भारतीय नौसेना की शुरुआत हुई थी। इस साल नौसेना दिवस सिंधुदुर्ग में मनाया गया, मगर हर साल की तरह पारंपरिक तौर पर एक बार फिर नौसेना वीक मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पे मनाया जा रहा है। 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है और फिर पूरे हफ्ते नेवी वीक। इस बार सिंधुदुर्ग में नेवी डे मनाया गया। यही वो ठिकाना है जहां से कभी भारतीय नौसेना की शुरुआत हुई थी। वैसे माना जाता है कि देश की पहली नेवी छत्रपति शिवाजी महाराज ने 18वीं सदी में बनाई थी, जिसे मराठा नौसेना का नाम दिया गया था। तथ्यों के मुताबिक उस नौसेना का संचालन महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में राजकोट किले से ही किया जाता था। जहां तक बात 4 दिसंबर से जुड़े इतिहास की है, तो आपको बता दें कि 4 दिसंबर 1971 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च कर पाकिस्तानी नौसेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था। भारतीय नौसेना की इस कार्रवाई के बाद 1971 में हुई लड़ाई का पूरा रुख पलट गया। इस साल भी हर साल की तरह यहाँ पर हर तरीके से सारे ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ नौसेना वीक को मनाया जा रहा है। हर साल भारतीय नौसेना गेटवे ऑफ इंडिया पर अलग अलग ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन देती है और अपनी ताकत का मुजाहिरा दिखाती है। शुरुआत में भारतीय नौसेना अपने बीटिंग रिट्रीट जो पारंपरिक परेड होती है उसके साथ शुरुआत करती है और उसके बाद भारतीय नौसेना के बहादुर जवान अलग अलग तरीके से रिसर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन का मुजाहिरा करते हैं। इसके बाद भारतीय सेना लगातार ताकतवर और बेमिसाल होती चली गई। इतिहास के आईने में देखें तो फिलहाल हिंदुस्तान की नौसेना सबसे शक्तिशाली रूप में दुनिया के सामने है, जिसका मुकाबला करना कई देशों के बूते के बाहर की बात है। यही हिंदुस्तान की आन बान और शान की नई पहचान है। मुंबई से पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। दिसंबर में कश्मीर की पहाड़ियों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। हर तरफ केवल बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फ से ढके कश्मीर में प्रकृति की सुंदरता अद्भुत है। वहां माहौल खुशनुमा हो चुका है। इसी खूबसूरती को कैमरे में कैद करने का हजारों सैलानियों को मौका मिला और वो वहां पर पहुंचे। हालांकि भारी बर्फबारी से कई बार रास्ते जो है ब्लॉक होने की भी संभावना बनी रहती है। लिहाजा जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन ने जो है कमर कस ली। भारी बर्फबारी से निपटने के लिए स्नो क्लियरेंस कंट्रोल रूम ने अब मशीनों को तैनात कर दिया है, यानी पहाड़ों में बर्फबारी से रास्ता जो है ब्लॉक ना हो पाए, इसके लिए तमाम मशीनें तैनात हैं जो मौके मौके पर रास्ते से बर्फ को हटाने का काम करती रहेंगी। देखिए, एक तरफ जहां प्रकृति ने खूबसूरत श्रृंगार किया है घाटी में, दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ऐसे में मशक्कत भी तमाम हो जाती है और तमाम मशीनें जो हैं लगातार रोडों को क्लियरेंस करने के काम में लगी हुई, जिससे आवाजाही में किसी प्रकार का कोई रुकावट ना हो सके। बर्फबारी से वादियां गुलजार।
उत्तर भारत में ठंड ने पकड़ी रफ्तार। पहाड़ों पर माइनस में तापमान। मैदानी इलाकों में कोल्ड अटैक। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से अब मैदानी इलाकों में भी पारा लुढ़कने लगा है और उत्तर भारत के राज्यों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट देखी गई है। मसलन राजस्थान, यूपी, हरियाणा समेत कई राज्यों में अब ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। राजधानी दिल्ली का भी हाल कुछ ऐसा ही है। यहाँ भी अब कड़ाके की सर्दी ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग का मानना है कि पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के बाद चलने वाली हवाओं से दिल्ली एनसीआर के तापमान में और भी गिरावट दर्ज की जाएगी, यानी कि दिल्ली पर अब कोल्ड अटैक का खतरा और भी बढ़ने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ों में पड़ रही बर्फ के कारण मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी और तापमान में भी गिरावट आएगी। राजधानी दिल्ली में तेज हवाएं इस समय भी चल रही है और तापमान में गिरावट की उम्मीद आने वाले दिनों में और जताई जा रही है। चंडीगढ़ में भी मौसम का मिजाज अब बदला बदला सा नजर आ रहा है। यहाँ भी सुबह शाम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है, जबकि हिसार में करीब 5 डिग्री तक पारा लुढ़क गया और राजस्थान में भी तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ऑलमोस्ट हर जगह ही जो हमारा पूरा बेल्ट है उसमें हमारा 2 डिग्री के आसपास नॉर्मल से कम ही है टेम्परेचर, पर जो ज्यादा टेम्परेचर्स कम थोड़े हैं वो हमारे जो सदर्न पार्ट्स ऑफ हरियाणा, सदर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब है, उसमें हमारा थोड़ा टेम्परेचर्स हमारे जैसे 5 या 6 के आसपास डिग्री के आसपास टेम्परेचर है वहां पे आए हुए हैं। बाकी जगह हमारे 7, 8, 9 डिग्री इस हिसाब से टेम्परेचर चल रहे हैं मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर। पर जो हमारे 6 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है जो सदर्न हरियाणा का बेल्ट हो गया और सदर्न पंजाब का और वेस्टर्न पंजाब का जो बेल्ट हो गया वहां पे चल रहे हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद कई इलाकों में अब तापमान माइनस डिग्री में पहुंच गया है। आलम यह है कि इन जगहों पर रूह को कंपाने वाली ठंड पड़ने लगी है। चमोली में भी कड़ाके की सर्दी का सितम शुरू हो चुका है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ नीति घाटी में पानी की एक एक बूंद बर्फ में तब्दील हो गई है। इसके साथ ही इन वादियों में चलने वाली हवाएं भी अब सर्दी का पैगाम लेकर आ रही हैं। बावजूद इसके यहाँ सैलानी भी बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। नीति घाटी में तापमान -10 डिग्री तक लुढ़क चुका है और वहीं पूरे बर्फ के पहाड़ नीति घाटी में अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है, जिन्हें देखने इस समय लोग भी यहाँ पहुँच रहे हैं। हालांकि ठंड अत्यधिक है, बावजूद इसके लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। जाहिर है पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत के राज्यों में ठंड का असर और भी बढ़ेगा। लिहाजा कड़ाके की सर्दी से बचाव के लिए मैदानी इलाकों में तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। दिल्ली से अनामिका गौड़, चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ, चमोली से कमल नयन सिलौरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सड़कों पर अब कोहरा और धुंध नजर आने लगा है। ऐसे में यमुना एक्सप्रेसवे पर अब गाड़ियों की रफ्तार कम कर दी गई है। एक्सप्रेसवे पर भारी और हल्के वाहनों के लिए अलग अलग स्पीड लिमिट तय की गई है। साथ ही कोहरे और धुंध के बीच ड्राइव करते वक्त चालकों को कई चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए। उत्तर भारत में ठंड के साथ साथ कोहरे और धुंध का भी असर दिखने लगा है। सुबह शाम अब सड़कों पर घना कोहरा डेरा डाले हुए है। धुंध और कोहरे के बीच हाईवे पर सफर आसान नहीं होने वाला। हालांकि यमुना प्राधिकरण ने कम विजिबिलिटी के चलते यमुना एक्सप्रेसवे पर होने वाले हादसों को रोकने के लिए गाड़ियों की रफ्तार पर थोड़ी सी ब्रेक लगा दी है। दरअसल यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे और धुंध के बीच गाड़ियों की रफ्तार को कम कर दिया गया है। मसलन 15 दिसंबर से 15 फरवरी के बीच यमुना एक्सप्रेसवे पर हल्के और भारी वाहनों की स्पीड कम हो जाएगी, ताकि एक्सप्रेसवे पर होने वाले हादसों पर लगाम लगाई जा सके। ऐसे में हल्के वाहनों की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 75 और भारी वाहनों की रफ्तार 80 से घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। प्रशासन ने अब साफ कर दिया है कि हाईवेज पर
लोगों को अपनी गाड़ी की स्पीड पर हल्की ब्रेक लगानी पड़ेगी। ये यमुना एक्सप्रेसवे है, यहीं से इसकी शुरुआत होती है। 0 पॉइंट पर हम मौजूद हैं और अब आप जब भी अगली बार यमुना एक्सप्रेसवे पर पहुंचेंगे तो आपको अपनी स्पीड में कटौती करनी होगी। सिर्फ स्पीड में कटौती ही नहीं बल्कि एक्सप्रेसवे पर चालकों को नियमों का पालन भी करना बेहद जरूरी है। अगर एक्सप्रेसवे पर कोई चालक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे भारी चालान का भी सामना करना पड़ सकता है। स्पीड पर निगरानी रखने के लिए भी 20 और कैमरों को इंस्टॉल किया जाना है। मतलब जो कैमरे लगे हुए हैं हाईवे पर, उनकी संख्या को भी बढ़ाया जाएगा। एक्सप्रेसवे पर अगर आप स्पीड लिमिट से ज्यादा की स्पीड भरते हैं तो आपको चालान का भी सामना करना पड़ सकता है। कोहरे और धुंध के बीच गाड़ी चलाना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में सर्दियों के मौसम में गाड़ी चलाते वक्त स्पीड पर नजर रखें और अगर गाड़ी की स्पीड तेज है तो धीरे धीरे उसे कंट्रोल करें। इसके साथ ही ड्राइव करते वक्त फॉग लाइट ऑन रखें और बाइक में आगे और पीछे की दोनों लाइट्स को हमेशा ऑन करके ड्राइव करें। यही नहीं, कार ड्राइव करते वक्त मोबाइल का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें और टर्न लेते समय इंडिकेटर का जरूर इस्तेमाल करें। साथ ही हाईवे पर दूसरे वाहनों से बराबर दूरी बनाकर ही गाड़ी चलाएं। कोहरे और धुंध के बीच सावधानी और सतर्कता ही सुरक्षित सफर का मूल मंत्र है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में एक्सप्रेसवे और सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम होती है। ऐसे में यातायात नियमों का पालन बेहद जरूरी है। ग्रेटर नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, दिसंबर का महीना है, देश भर में क्रिसमस को लेकर तैयारियां तमाम हैं। दिल्ली में अनूठे अंदाज में क्रिसमस ट्री बनाया गया है। खास बात यह है कि इस क्रिसमस ट्री को बनाने में मिट्टी के घड़ों और गुल्लकों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 2000 से ज्यादा घड़े लगाए गए हैं। देखिए ये अनोखा क्रिसमस ट्री। क्रिसमस का त्योहार जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे तैयारियां भी तेज हो गई हैं। बाजार सजने लगे हैं, कहीं रंग बिरंगी लाइट्स चकाचौंध कर रही हैं, तो कहीं अलग अलग थीम पर क्रिसमस ट्री बनाए जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली के एक होटल में अनोखा क्रिसमस ट्री नजर आया। खास बात यह है कि इस क्रिसमस ट्री में ना तो फूलों का और ना ही पत्तों का इस्तेमाल किया गया है। ये क्रिसमस ट्री पूरी तरह से मिट्टी के घड़ों और गुल्लकों से बनाया गया है। क्रिसमस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है क्रिसमस ट्री, जो अक्सर हरा भरा एक पेड़ होता है जिसे मोतियों से सजाया जाता है। लेकिन ली मेरिडियन ने एक अनोखा क्रिसमस ट्री बनाया है। इस क्रिसमस ट्री में 2000 से ज्यादा मटकों का इस्तेमाल किया गया है और इन सभी घड़ों और गुल्लकों को एक के ऊपर एक पेड़ के आकार में सजाया गया है। इस क्रिसमस ट्री को दिल्ली के उत्तम नगर इलाके के कुम्हारों ने तैयार किया है। बड़ी मेहनत से इन कुम्हार ने, पॉटरी वालों ने बहुत शानदार ट्री बनाया, जो कि आप पीछे देख रहे हैं। और थॉट प्रोसेस यही है, क्रिएटिविटी है, मेक गो लोकल है, अपने लोगों को चांस देना है, और दैट्स द होल आइडिया। खास बात यह है कि मिट्टी के घड़ों से बनाए गए क्रिसमस ट्री से न सिर्फ कुम्हारों को रोजगार मिला है, बल्कि इस अनूठे क्रिसमस ट्री में आत्मनिर्भर भारत की भी झलक साफ नजर आ रही है। दिल्ली के उत्तम नगर में जो कुम्हार पोट्री का काम करते हैं, अक्सर दिवाली में उनका काम सबसे ज्यादा होता है और बाकी के साल उन्हें इंतजार करना पड़ता है। तो उन कुम्हारों को काम देने के लिए यहाँ पे एक स्पेशल जो मिट्टी के घड़ों से एक क्रिसमस ट्री बनाया गया है। कैमरा पर्सन लोकेंद्र पांडे के साथ अनामिका गौड़, गुड न्यूज टुडे। चाय के बागानों के लिए दुनिया भर में मशहूर हिल स्टेशन दार्जिलिंग इन दिनों विदेशी मेहमान से गुलजार है। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में साइबेरिया के मेहमान आए हुए हैं। बढ़ती ठंड की वजह से दार्जिलिंग में साइबेरिया के बाघ लारा और अकामस को भेजा गया है, लिहाजा पार्क प्रशासन की ओर से इनकी देखरेख में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से दार्जिलिंग में जो जूलॉजिकल पार्क है उसमें इस वक्त जो है बाघ मौजूद हैं और साइबेरियन बाघों का जो है बहुत ही ग्रैंड तरीके से स्वागत किया गया। विदेशी मेहमानों से इस वक्त ये जूलॉजिकल पार्क जो है वो गुलजार है। यहाँ काफी मात्रा में जो है सैलानी पहुंच रहे हैं इन बाघों को देखने के लिए।